क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। खाना ठीक है? अच्छा नहीं बना तो सामने से बोलो, झूठ क्यों बोल रहे हो? क्या कहना चाहते हो तुम? इरादा क्या है तुम्हारा? हर पल मन का बदलना, भावनाओं का बेकाबू होना, काल्पनिक दुनिया को हकीकत समझना, ये सभी कंडीशंस दस्तक देती हैं कि सामने वाले का मन घायल है, बीमार है, उस व्यक्ति को मदद की सख्त जरूरत है। मुझे पता है वो मार देंगे मुझे। मुझे मत मारो, मैं वो नहीं हूँ, कोई और हूँ मैं। अगर तुमने मुझे मारने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हें मार दूंगी तुम्हें। मैं अपने आप को मार डालूंगी मैं अपने आप को। मेंटल इलनेस की पीड़ा भयंकर होती है, पर मानसिक मरीजों की देखभाल करने वाले, उनकी जिंदगी बेहतर बनाने वाले लोग अक्सर खुद बहुत दर्द सहते हैं। ये दर्द भी एक दस्तक है कि मदद करने वालों को भी मदद की जरूरत पड़ती है। स्कूल में मजा आता है? हाँ पापा, जब होमवर्क नहीं मिलता है ना तो अच्छा लगता है। मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, मुझे डर लग रहा है पापा। हम कहाँ जा रहे हैं पापा, और हम यहाँ क्यों आए हैं? साहब, रोजाना की तरफ फैक्ट्री जा रहा था सुबह, अचानक क्या देखता हूँ दोनों बच्चे सोए हुए हैं। पास में जाकर देखा तो समझा, बेचारे दोनों बच्चे। सर, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं मिली है, लेकिन लड़की की पॉकेट से ही मिला है। नेशनल पीपल्स बैंक। आसपास और कुछ नहीं मिला सर। लाशों को देखकर लग रहा है कि गला दबा के मारा गया है। बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। आसपास के पुलिस थानों में मिसिंग कंप्लेंट चेक करो। एक आदमी अपने 2 बच्चों को जंगल ले गया। बच्चे डरे हुए थे, आदमी खामोश था। दूसरी सुबह दोनों बच्चे हमेशा के लिए खामोश हो गए थे। पिता गायब था, बस उसका एटीएम कार्ड उसकी बेटी की जीन्स में पाया गया। कौन थे ये बच्चे? कहां था इनका पिता? क्या यह हत्याकांड एक अनसुनी दस्तक का नतीजा था? ये कार्ड अश्विन व्यास के नाम पर है और 19 नवंबर यानी कल 700 का विड्रॉल हुआ था हमारे पनवेल एटीएम से। टाइम सुबह 10:35। अश्विन व्यास का एड्रेस बताइए। 12 सनविला अपार्टमेंट्स पनवेल।
अश्विन व्यास हैं घर पे? वो मेरे पति है। क्या बात है? प्लीज बताएंगे भी, हुआ क्या है? आपके हस्बैंड कहाँ है मिसेस व्यास? बच्चों को लेकर अपने दादाजी के यहाँ गए। कब गए? कल सुबह। बच्चे अब भी दादाजी के यहाँ हैं? हाँ वही होने चाहिए। क्यों पूछ रहे हैं आप? चेक किया पहुंचे कि नहीं? देखिए इंस्पेक्टर, अब आप डरा रहे हैं मुझे। कितने बच्चे हैं आपके? एज क्या है? मेरी बेटी पारुल 12 साल की है और बेटा अमित 10 साल का। फोटोग्राफ्स मिल सकते हैं? जी नहीं, पहले आप मुझे ये बताइए कि हुआ क्या है मेरे बच्चों के साथ। पहले आप फोटोग्राफ दीजिए फिर बताता हूँ। सर, इस औरत की आंखें, कुछ है सर? कुछ तो अजीब है। मेरे पति ने भेजा ना तुम दोनों को यहाँ। क्या बोला मेरे बारे में? कहा होगा कि मैं खाने में नमक की जगह चीनी और चीनी की जगह जहर मिलाती हूँ, है ना? हाँ हाँ। आपके ससुर जी कहाँ रहते हैं? जैसे कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं। उन्होंने ही भेजा ना तुम दोनों को यहाँ पर। तुम दोनों की साजिश पता चल गई मुझे। तुम दोनों मेरा यहाँ मर्डर करने आए हो ना? बोलो, आँख मिलाकर बात क्यों नहीं करते मुझसे? क्यों बोलती बंद हो गई ना? हाँ, साजिश पकड़ी गई तुम्हारी। आपके ससुर जी कहाँ रहते हैं मिसेस व्यास? तुम वही हो ना जो बाजार में मेरा पीछा करती हो? आज पुलिस वाली की एक्टिंग कर रही हो। क्या हुआ भाभी? बताइए ना भाभी, क्या हुआ? नहीं तो अश्विन और बच्चे तो यहाँ नहीं आए। आपके बच्चों पारुल और अमित दोनों की लाशें मिली हैं। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है सर? कहाँ मिली? कसारा घाट के जंगलों में, इगतपुरी की तरफ। कसारा लाश? ये क्या 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 कुछ रह रही है मेरे बच्चों के बारे में? हाँ बताओ मुझे। तुम लोगों को क्या लगता है मुझे कुछ सुनाई नहीं देता है? तुम लोग जो बोल रहे हो ना सब सुनाई दे रहा है मुझे। क्या 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 साजिश रची जा रही है? बताओ मुझे। हाँ बोलो बोलो। 17 नवंबर की शाम को वो तीनों घर आने वाले थे, लेकिन अचानक से सब कुछ बंद हो गया। और फिर 18 नवंबर को भी सब कुछ बंद था, बाला साहिब का फिनरल जो था। लेकिन अश्विन ने हमें बताया ही नहीं कि वो सोमवार 19 नवंबर को हमारे आने वाला है। आपकी बहू वैभवी तो कह रही थी कि 19 नवंबर की सुबह वो बच्चों को लेकर आपके घर के लिए निकला था। हमें बिल्कुल भी नहीं पता था सर। और अब तो भाभी एकदम से चुप हो गई है। लेकिन उसने आपको फोन करके चेक नहीं किया कि अश्विन और बच्चे पहुंचे कि नहीं? और ना ही उसने तब फोन किया जब 19 नवंबर की रात को अश्विन और बच्चे घर नहीं लौटे। सर, अश्विन के सेल फोन से 19 नवंबर को न कोई कॉल्स किए गए और न ही उसे कोई कॉल्स आए। लास्ट कॉल का लोकेशन क्या था? उसका घर। अश्विन के घर की तलाशी लेनी होगी। एक बात बहुत अजीब लगी इसके अंदर। 2 बच्चे रहते थे यहाँ, 12 साल की लड़की और 10 साल का लड़का, पर एक भी फ्रेम्ड फोटो नहीं है। कोई निशानी नहीं कि ये बच्चों वाला घर है। और ये किचन में बहुत बू है, लगता है हफ्तों से साफ नहीं हुआ है। माजरा क्या है? देखिए, चुप रहने से किसी का भला नहीं होगा।
और ये बेडरूम में इतनी सारी दवाइयाँ किसकी हैं? बात दरअसल ये है सर कि मेरी भाभी वैभवी बीमार रहती है, वो सारी दवाइयाँ भी उसी की हैं। जो लगता है वैभवी ने ली ही नहीं है। अश्विन काम क्या करता है? गारमेंट की एक दुकान में सेल्समैन है। सर, अश्विन का मोबाइल। लगता है बिना सेल के निकला है घर से बच्चों को लेकर। सर मुझे लगता है किसी किस्म का प्लान बनाया गया है सर। हो सकता है। अश्विन के नाम रेड अलर्ट इशू कर दो, ज्यादा दूर नहीं जा सकता। एटीएम से सिर्फ 700 रुपए विड्रॉ किए गए, पर अगर पहले से काफी पैसे कैरी कर रहा है तो बात अलग है। अश्विन और वैभवी के घर में पुलिस को कुछ अजीब महसूस हुआ। पुलिस को अंदाजा लग रहा था कि उस घर में कुछ गलत है, लेकिन उन्हें इन दोनों बच्चों की हत्या के सुराग नहीं मिल रहे थे। पारुल और अमित, इन दो छोटे बच्चों को किसने मार दिया था? फिलहाल उनका पिता अश्विन व्यास प्राइम सस्पेक्ट था, लेकिन पुलिस उसे अब तक ट्रेस नहीं कर पाई थी। पर उस घर में ऐसी कौन सी अजीब बात थी जो पुलिस को खटक रही थी? नहीं तो अश्विन तो यहाँ नहीं आया। आखिरी बार कब आया था? 17 को 3:30 बजे तक वो काम कर रहा था। फिर हमें खबर मिली कि बाला साहब ठाकरे जी का निधन हो गया है। फिर हमने दुकान बंद कर दी। 18 को भी दुकान बंद रही। 19 को फिर 12 बजे दोपहर के बाद हमने दुकान खोली, पर अश्विन ने ड्यूटी पर रिपोर्ट नहीं किया। ना कोई टेलीफोन कॉल, ना उसका कोई मैसेज। साहब 19 को मैंने भी उसे फोन ट्राई किया, पर उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा। सर, अश्विन व्यास की कोई खबर नहीं है। बड़ा ही अजीब केस है। सब कुछ एक अलग दायरे में बंधा है। एक तरफ 2 बच्चे हैं जो मर गए हैं, पिता गायब है और माँ किसी और ही दुनिया में खोई हुई है। सर, घर की तलाशी के दौरान ये मिला। डॉक्टर सोहम नेरकर, वैभवी का डॉक्टर लगता है सर। एमडी साइकेट्री। वैभवी व्यास साइकोलॉजिस्ट विनीता तांबे के रेफरेंस से मेरे पास आई थी। उसे मैं ही ट्रीट कर रहा था। किस बीमारी के लिए डॉक्टर नेरकर? वेल, नॉर्मली हम पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री डिस्कस नहीं करते। कौन सी बीमारी है मिसेस व्यास को डॉक्टर? पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया। जरा एक्सप्लेन कर सकते हैं? ये एक सीरियस मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें पेशेंट एक इमेजिनरी यानी काल्पनिक दुनिया को सच मानता है। मुझे मत मारो, मैं वो नहीं हूँ, कोई और हूँ मैं। उसे आवाजें सुनाई देती है, हर किस्म के भ्रम होते हैं, और उसे एक्सट्रीम डिप्रेशन और मूड स्विंग्स भी हो सकते हैं। डॉक्टर, फ्लैट में हमें ढेर सारी दवाइयाँ मिली हैं। ये बात इस बीमारी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट अक्सर मानता ही नहीं कि वो बीमार है और दवाइयाँ लेता ही नहीं। अच्छा डॉक्टर, ये पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स वायलेंट भी हो सकते हैं? जरूरी नहीं है, पर कई केसेस में हो सकते हैं, होते भी हैं। आप वैभवी को कब से ट्रीट कर रहे हैं? 5 साल से। उससे पहले डॉक्टर विनीता तांबे उससे काउंसिल कर रही थी। सर, अभी तक अश्विन व्यास की कोई खबर नहीं मिली। एक बात समझ में नहीं आ रही है। वैभवी को एक ऐसी मेंटल बीमारी है जिसमें वो शायद वायलेंट हो सकती है, पर इन 2 बच्चों के कत्ल में हमारा चीफ सस्पेक्ट उसका पति अश्विन है। देखो, तुम मुझे यहाँ बंदी बनाकर नहीं रख सकती। चलो, दो चाबी मुझे दो, मेरी ट्रेन छूट जाएगी। चाबी दो। भाभी? अच्छा, भाभी? हाँ, अब मुझे अपनी भाभी बना लिया। अच्छा प्लान है। देखो, मैं कह देती हूँ, हाँ, मुझे मेरी चाबी चाहिए। मैं पुलिस को बुला दूंगी, वरना मिलिट्री भी आ सकती है यहाँ। बुलाओ पुलिस को। भाभी, आपके बच्चे। मेरे बच्चे? आपके बच्चे? क्या मेरे बच्चे? क्या पारुल और अमित मर चुके हैं वो। आप समझती क्यों नहीं हो? मेरे बच्चे मर चुके? ये सारे जो पैतरे हैं ना तुम्हारे, मुझ पर नहीं चलने वाले। जाओ जाकर किसी और को डराना। मैं ये सारी साजिश, सारी प्लानिंग समझती हूँ। देखो, मेरे बच्चे हैं ना, घर पर हैं। मैंने उन्हें अलमारी में बंद करके रखा है, समझी? घर पर बिल्कुल ठीक है वो। ये जो सारे पैतरे हैं ना तुम्हारे, किसी और पर जाकर चलाना।
मुझ पे नहीं चलने वाले। मेरे बच्चे बिल्कुल ठीक है घर पर। जब अश्विन से शादी हुई तो वैभवी बिल्कुल ठीक थी। 15 साल पहले की बात है। अश्विन भैया तो भाभी से बहुत प्यार करते थे। तो फिर उनकी ये हालत हुई कब से? बच्चों के आने के बाद भी वो काफी अच्छी थी। बस यही कोई 5-6 साल पहले से उसकी हालत बहुत खराब हो गई। और सबसे मुश्किल बात तो ये है सर कि भाभी इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि वो मेंटली बीमार है। दवाई भी नहीं लेती है। दवाई? क्यों? मुझे क्या हुआ है? तुमने एक हफ्ते से बच्चों के लिए टिफिन नहीं बनाया है। सुबह नाश्ता नहीं, कुछ नहीं, और तुम बाई को भी घर में आने से रोक रही हो। बाई तो अभी आकर गई ना। नहीं, वैभवी नहीं आई है। देखो, मुझे नहीं पता तुम्हें क्या हुआ है। प्लीज एक बार डॉक्टर के पास चलो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। डॉक्टर के पास जाकर क्या होगा? तुम अच्छी हो जाओगी। मतलब मैं बुरी हूँ? तुम ये कहना चाहते हो कि मैं एक बुरी पत्नी हूँ? मैं अच्छी माँ नहीं हूँ, बुरी माँ हूँ। मेरा सब कुछ बुरा है। नहीं वैभवी, तुम बुरी नहीं हो। तो फिर मुझे अच्छा क्यों बनाना चाहते हो? हाँ, मैं बुरी नहीं हूँ तो डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है? ये सब तुम्हें लगता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता ना? मुझे सब समझ में आता है, समझे तुम सब मेरे खिलाफ हो ना? हाँ, मेरे खिलाफ प्लान बना रहे हो तुम लोग। कैसा प्लान वैभवी? कुछ नहीं, तुम जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। वैभवी, वैभवी प्लीज, प्लीज तुम रो मत। एक बार चलो, बच्चों की खातिर, हमारे बच्चों की खातिर, पारुल और अमित के लिए प्लीज एक बार चलो। काफी कोशिशों के बाद अश्विन और हम उसे डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर विनीता तांबे। लेकिन 1 साल बाद। क्या हुआ 1 साल बाद? देखो अश्विन, तुम 1 साल से बड़े पेशेंटली वैभवी को मेरे पास काउंसलिंग के लिए लेकर आ रहे हो। मैंने भी अपनी पूरी कोशिश की है, बट आई एम अफ्रेड ये काफ़ी नहीं है। वैभवी को मेडिकेशन पे डालना होगा। मेडिकेशन? हाँ, पहले हम डिप्रेशन सस्पेक्ट कर रहे थे, पर अब वैभवी स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स दिखा रही है। मुझे इन बीमारियों के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। आपको जो दवा देनी है दे दीजिए। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं सिर्फ काउंसलिंग कर सकती हूँ। मैं दवाएं प्रिस्क्राइब नहीं कर सकती। दवाएं प्रिस्क्राइब करना एक साइकियाट्रिस्ट का काम है। मैं आपको डॉक्टर सोहम नरकर के नाम एक रेफरेंस लेटर दे रही हूँ। ओके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ ना, है ना? हाँ वैभवी। तो अब हम यहाँ नहीं आएंगे, नहीं आएंगे ना? नहीं आएंगे। चलो अच्छा है, बेकार में कितने पैसे बर्बाद हो गए ना। घर चले? हाँ चलिए। हमने उससे कहा, बेटी हमारे पास आकर रहो, आराम मिलेगा, लेकिन वो मानी ही नहीं। वो अपने घर में भी अकेले अकेले रहने लगी सर। घंटों तक बेडरूम में बंद रहती, दरवाजा अंदर से बंद करके, घर के अंदर भी किसी को नहीं आने देती थी, खास करके बाई या नौकरानी को। घर की हालत इतनी खराब रहती थी सर, इतनी खराब कि बस पूछिए मत। लेकिन हमारा बेटा अश्विन, वो डट कर खड़ा रहा। वो बच्चों के लिए बाप और माँ दोनों बन गया। वो बच्चों को मेरे यहाँ ले आता। दर्शन और उसकी पत्नी नंदिनी ने बच्चों को बहुत संभाला, माँ बाप की तरह। वो बच्चों को रोज सुबह मेरे घर छोड़ जाता और फिर शाम को काम से लौटते वक्त वो अपने साथ घर ले जाता। 5 साल से डॉक्टर नेर कर भी कोशिश करते रहे, लेकिन भाभी की हालत में कोई खास फर्क नहीं आया। आप सोच ही नहीं सकते कि वो क्या सोच रही है। मतलब बहुत मुश्किल होता है सर। मम्मी गलती से हो गया। गलती से? धार देखिए इसके, इससे किसी का भी गला कट सकता था। मम्मी मैं साफ कर दूंगी। क्या क्या साफ कर दोगी? ये माने सबूत? तुम दोनों मुझे मारने का सबूत बैठाना चाहते हो ना? हाँ, मुझे मारने का प्लान है ना?
किसी को पता ना चले कि तुम दोनों मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो। हाँ बोलो, बोलो। नहीं मम्मी, गलती से गिर गया। गलती से गिरा? गलती से गिरा? हाँ गलती से गिर गया? ये किसी का गला कट सकता था इससे। मेरा गला कट सकता था। मारना चाहते हो ना? मम्मी, मम्मी, मम्मी। मुझे मत मारो। मैं वो नहीं हूँ, कोई और हूँ मैं। अगर तुमने मुझे मारने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हें मार दूंगी तुम्हें। मैं अपने आप को मार डालूंगी मैं अपने आप को। मम्मी दरवाजा खोलो। मम्मी दरवाजा नहीं खोल रही है। मम्मी अपने आप को कुछ कर लेगी। जा तू जल्दी जा, पापा को फोन कर जा। मम्मी दरवाजा खोलो मम्मी। वैभवी, वैभवी, वैभवी देखो मैं आ गया हूँ, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। वैभवी दरवाजा खोलो प्लीज। क्या हुआ? तुम लोग ऐसे यहाँ क्यों खड़े हो? ऐसे ही। तुम ठीक हो ना? हाँ मुझे क्या होना है? अरे देखो तारक मेहता का टाइम हो गया, चलो हटो। बच्चों पर बहुत बुरा असर हो रहा था और मेरे बेटे अश्विन पर भी। उनकी तो पूरी लाइफ ही खराब हो चुकी थी सर, कहीं आना जाना नहीं, बच्चों की पढ़ाई भी ठीक से नहीं हो पा रही थी। अश्विन भैया को हर तीसरे दिन छुट्टी लेकर घर को और बच्चों को संभालना पड़ता था। अश्विन को हमेशा एक ही डर सताता था कि वैभवी कहीं कुछ कर ना बैठे बच्चों के साथ या फिर खुद अपने साथ। हरि कृष्ण जी, दर्शन, अश्विन कहाँ है? एक घर जो घर नहीं रहा था बल्कि दर्द और थकान का डेरा बन चुका था। ऐसे घर से अश्विन 19 नवंबर को अपने दोनों बच्चों के साथ निकल पड़ा। फिर अश्विन उन्हें कसारा घाट के जंगल ले गया। घर से बाहर लिया गया हर कदम घर की तरफ इशारा कर रहा था कि इस भयंकर हत्याकांड की प्लानिंग उस बदनसीब घर में ही की गई थी। और बच्चों का पिता गायब था। कहां था अश्विन? क्या हुआ था उसके साथ? मेरे पति अश्विन? हाँ जी। कहाँ होंगे इंस्पेक्टर? काम पर। बच्चे कहाँ होंगे इंस्पेक्टर? स्कूल में है। वैभवी जी, क्या आपने अपने पति अश्विन और बच्चों पारुल और अमित को मार डाला? तुम मुझे मारना चाहते हो ना? मुझे मारकर मेरी लाश किसी जंगल में फेंकना चाहते हो? किसी को पता भी नहीं चलेगा कि वैभवी नाम की औरत थी। हाँ? तुम्हारा प्लान कामयाब हो जाएगा। मैं मर जाऊंगी। बस बहुत हो गया रोना धोना। देखिए मुझे घर जाना है, अभी बहुत काम है घर पे। घर जाना। ये पुलिस स्टेशन है ना? तुम लोग यहाँ क्यों लाए हो मुझे? क्या हो रहा है यहाँ? क्या चल रहा है? बताओ मुझे। मेरे पति ने क्या बोला मेरे बारे में? यही बोला होगा ना कि मैं बहुत बुरी पत्नी हूँ, बहुत बुरी माँ। हाँ? खाने में नमक की जगह चीनी मिलाती हूँ और चीनी की जगह जहर। हाँ? यही बोला ना? बोलो। सॉरी, पता नहीं क्या बोले जा रही हूँ। बहुत सालों से सोई नहीं ना। देखिए मुझे घर जाना है, अभी घर जाना है मुझे। इन्हें घर ले जाओ। विजय, लगता है हमें वो जंगल फिर से पूरी तरह कोम करना होगा। हो सकता है वहां हमें एक और लाश मिले, अश्विन की लाश।
सर वो मर्डर स्पॉट यहीं है, चलो देखते हैं। सर सांस चल रही है सर। अश्विन, मारे गए बच्चे पारुल और अमित का पिता वैभवी का पति ठीक उसी जगह पाया गया जहां 3 दिन पहले बच्चों की लाशें मिली थी। अश्विन खुद अधमरी कंडीशन में था, उसके दोनों हाथों की नसें कटी हुई थी, काफी खून बह चुका था। कंडीशन अब स्टेबल है, लेकिन ब्लड लॉस की वजह से बहुत वीक हो गए। मेरा बेटा बच तो जाएगा ना? हाँ बच जाएगा। अब ठीक है, बात कर सकते हैं डॉक्टर? हाँ, पर प्लीज बहुत ज्यादा स्ट्रेस मत दीजिएगा। जी। मैं जानता हूं तुम्हारी हालत बहुत नाजुक है, पर अश्विन कुछ बातें तुम्हें बोलनी हैं, कुछ बातें हमें तुमसे जाननी हैं। तुम्हें बताना है कि तुम्हारे बच्चे पारुल और अमित दोनों का मर्डर हो गया है। तुम जानते हो किसने मार डाला उन्हें? अश्विन व्यास, किसने? ये क्या कर रहे हो तुम? अभी थोड़ी देर पहले तो नहीं थी धूल, पता नहीं किसने डाली है यहाँ। कहीं तुमने तो नहीं डाली? ये सब तुमने किया ना? हाँ? वैभवी, तुम कुछ देर जाकर अपने कमरे में आराम क्यों नहीं करती हो? अगर मैं घर का कुछ काम करूं तो क्या बिगड़ जाएगा? तो तुम ये जताना चाहते हो कि मैं घर अच्छी तरह से संभाल नहीं सकती, मैं घर का ध्यान नहीं रखती? हाँ, तो मुझे कपड़ा दो, मैं साफ करती हूँ। ये सब दो। क्या ऐसे क्या घूर रहे हो मुझे? मैंने कोई बहुत बड़ा पाप किया है क्या? हाँ, चलो जाओ काम करो अपना। तुम यहाँ भी आ गए? वैभवी, दोपहर का 1 बज रहा है, बच्चे भूखे हैं, मुझे भी भूख लगी है, तुम्हें भी भूख लगी होगी। कुछ बना रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? अच्छा, तुम फिर से मुझे नीचा दिखाना चाहते हो? हाँ, मैंने यहाँ खाना बना कर रखा था, तुमने फेंक दिया? वैभवी, वो खाना नहीं था, सड़ चुका था, पता नहीं कितने दिन पहले बनाया गया था ये। तुमने मेरा बनाया हुआ खाना फेंक दिया? मैंने यहाँ बच्चों के लिए बना कर रखा था। वैभवी, वो खाना खाने लायक नहीं था, बच्चे खाते बीमार पड़ जाते। तो तुम ये कह रही हो कि मैं अपने बच्चों को मारना चाहती हूँ? मैं अपने बच्चों को मार डालूंगी? वैभवी, तुम अपनी दवाई क्यों नहीं ले रही हो? पिछले 1 हफ्ते से तुमने एक भी गोली नहीं ली है। अच्छा, जासूसी हो रही है? हाँ, मेरी गोलियां गिनी जा रही है। प्लीज तुम अपनी गोली ले लो। तुम गोली लेती हो तो तुम्हें अच्छा लगता है। नहीं, तुम्हें अच्छा लगता है। मैं गोली लेती हूँ, तुम्हें अच्छा लगता है, क्योंकि तुम मेरी गोलियों में थोड़ा थोड़ा जहर मिलाते हो ना? हाँ, तुम मुझे थोड़ा थोड़ा करके मारना चाहते हो। तुम मारना चाहते हो मुझे? नहीं वैभवी, तुम हम तीनों को मार रही हो। रोज थोड़ा थोड़ा करके मर रहे हम तीनों, तुम समझती क्यों नहीं हो? तो मैं ही जिम्मेदार हूँ? हाँ, मुझे पर उंगली उठाई जा रही है ना? तुम एक काम करो, ये किस्सा ही खत्म कर लो, मुझे मार डालो। मैं ये रोज रोज के टॉर्चर से तंग आ चुकी हूँ। मार डालो मुझे, मारो मारो अश्विन, मारो मुझे, मार डालो मुझे। मैं शादी के बाद 8 साल तक मैनेज करता रहा, मुझे लगा ठीक हो जाएगी, लेकिन उसके बाद के 6 साल सब कुछ बिखरने लगा। एक एक दिन भारी पड़ने लगा। मैं वैभवी को संभाल नहीं पा रहा था, बच्चों को अच्छी जिंदगी नहीं दे पा रहा था। मैं दुखी रहने लगा।
मैं अपने बाबूजी और भाई और भाभी पर अपने बच्चों का बोझ नहीं डालना चाहता था। हर एक की अपनी अपनी जिंदगियां होती हैं। हर वक्त तो कोई दूसरों की देखभाल नहीं कर सकता ना। कहाँ जा रहे हो तुम? बाबूजी के यहाँ कुछ दिन रहने। तुम्हें आना है? अब पूछ रहे हो मुझे? जब ये तुम्हारी सारी प्लानिंग हो गई है तब? मैं नहीं पूछती तो ऐसे ही दरवाजा बंद करके चले जाते ना, मुझे घर के अंदर बंद करके। मैं अंदर भूखी प्यासी मर जाती, तुम्हारे रास्ते का कांटा हट जाता, है ना? यही बात है ना? मैं फेल हो गया था इंस्पेक्टर। ना मैं वैभवी को संभाल पा रहा था, ना अपने बच्चों को नॉर्मल जिंदगी दे पा रहा था। हम सारा दिन यहाँ वहां घूमते रहे। फिर शाम को मैं पारुल और अमित को कसारा घाट ले गया। पापा, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, मुझे डर लग रहा है। पापा, हम कहाँ जा रहे हैं पापा? और हम यहाँ क्यों आए हैं? बच्चों, मैं थक गया हूँ। हम भी पापा। हाँ पापा, पैर दुख रहे चल चल कर। पारुल, अमित, मुझे नहीं पता अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम दोनों का क्या होगा? बेटा, तुम दोनों उसे, तुम्हारी मम्मा को संभाल नहीं पाओगे। कुछ साल तक तुम्हारे दादाजी तुम्हारी देखभाल करेंगे, लेकिन एक दिन तो वो भी चले जाएंगे। दर्शन और नंदिनी, तुम्हारे चाचा चाची जिंदगी भर तो तुम्हारी देखभाल नहीं कर सकते। उनके भी तो बच्चे हैं। उन्हें समझाना मुश्किल तो था, लेकिन उन्होंने इतनी कम उम्र में बहुत कुछ देखा था। बहुत कम अच्छा और बहुत ज्यादा बुरा। वो समझने लगे। मैंने उन्हें समझा दिया कि मैं खुद को मार डालने वाला हूं। इस सारे झमेले से निकलने का यही एक तरीका है। मैंने पारुल को अपना एटीएम कार्ड दे दिया और वहां से भाग जाने को कहा, कहीं दूर नई जिंदगी जीने को। पर तब मुझे लगा, मेरे मासूम बच्चे जाएंगे कहां? जिएंगे कैसे? बाहर की दुनिया तो तकलीफों भरी है। उनके साथ कुछ भी बुरा हो सकता था, शायद मौत से भी बुरा। तो मैंने फैसला किया कि मुझे खुद को मारने से पहले उनकी तकलीफों को दूर करना है। दोनों यूं सर हिला हिला कर मेरी बात सुन रहे थे। समझ गए बेचारे, मेरे छोटे छोटे बच्चे बाबा की बात समझ गए और रोते रोते वही सो गए दोनों। जगी हालत में मैं वो काम नहीं कर पाता। मैं दोनों के सो जाने तक का इंतजार करता रहा।
मैंने सोच के रखा था, पहले उनके दर्द खत्म करूंगा, फिर अपने आप का। तीन दिन में पागलों की तरह भटकता रहा, सड़कों पर सो रहा था, मुझसे अब सहा नहीं जा रहा था। मैंने एक ब्लेड खरीदा और मैं दोबारा से उस जंगल में गया, अपने बच्चों को एक लास्ट बार देखना चाहता था, पर वो वहां नहीं थे। मेरे पारुल और मेरा अमित नहीं थे वहां। मुझे बस मरना था, मर जाना था, जल्द से जल्द उनके पास जाना था, मेरे पारुल और अमित के पास। मुझे जब यहाँ होश आया तो मुझे लगा मैं मर चुका हूं, खत्म हो गया सारा दर्द। कुछ भी ठीक से नहीं कर सका, मैं ना अच्छा पति बन सका, ना अच्छा पिता। अश्विन पर उसके दोनों बच्चों की हत्या का चार्ज लगा है। वो फिलहाल पुलिस कस्टडी में है और पुलिस चार्जशीट फाइल करने की प्रोसेस में है। वैभवी इस वक्त अपने ससुराल में है। लगातार कोशिश की जा रही है कि वो अपनी दवाइयां रेगुलरली खाए ताकि उसकी तबीयत में सुधार हो सके। वैभवी स्किज़ोफ्रेनिया की मरीज है और इस मानसिक विकार के लक्षणों के दो सेट्स हैं। एक को पॉजिटिव सिम्टम कहा जाता है, जिसमें मरीज को ऑडिटरी हेलुसिनेशन होते हैं, मतलब अलग अलग काल्पनिक लोगों की आवाजें सुनाई देती हैं। मरीज किसी झूठी या बेबुनियाद बात को सच मान लेता है और एक काल्पनिक दुनिया में काल्पनिक पात्रों के साथ जिंदगी जीता है। अक्सर बेमतलब शब्दों को दोहराते रहना, हर चीज हर शख्स पर शक करना कॉमन सिम्टम्स होते हैं। इस विकार के नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं हमेशा चुप रहना, लोगों से दूर रहना, किसी भी तरह के इमोशन को बयां न करना, फील न करना और किसी भी किस्म के काम को न कर पाना। वैभवी सफर कर रही थी, लेकिन उसके साथ साथ उसका पति अश्विन और बच्चे पारुल और अमित की जिंदगी भी बुरी तरह से इफेक्ट हुई थी। वक्त के साथ वैभवी की देखभाल करते करते अश्विन को खुद देखभाल की जरूरत पड़ गई थी। वो टूट रहा था, बिखर रहा था। उसका मन भी मायूसी और असहायता की गिरफ्त में धंसता जा रहा था, पर उसकी ये बेसिक जरूरत पूरी नहीं हो पाई। मदद करने वालों को भी मदद की जरूरत होती है। स्किज़ोफ्रेनिया जैसे मेंटल डिसऑर्डर और अन्य विकारों का मैनेजमेंट और उनके ट्रीटमेंट की सफलता इस बात पर काफी निर्भर करती है कि हमें उस बीमारी का कितनी जल्दी पता लग पाता है। और इस बीमारी का जल्दी पता तभी लग सकता है जब हम अपने आप पर और अपने करीबी लोगों पर बारीक नजर रखें। अगर कोई रिश्तेदार या दोस्त लगातार इरैशनल बर्ताव कर रहा है तो उसे मूडी का खिताब देकर इग्नोर करना समझदारी नहीं है। उसी तरह अगर हम अपने आप को भी छोटी छोटी बातों पर इरैशनली रिएक्ट करते हुए पाएं तो उसे इग्नोर करना भी हानिकारक हो सकता है। हमारे समाज में मेंटल इलनेस को एक कलंक माना जाता है। साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट के पास जाने से लोग इसलिए कतराते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर ये बात सोसाइटी और प्रोफेशन दोनों में फैल गई तो ये खबर उन्हें नुकसान पहुंचाएगी। लेकिन यकीन कीजिए कि समाज की फिक्र की वजह से अपनी मेंटल इलनेस को दबाए रखना, इलाज ना करवाना अपने और अपने परिवार की बलि चढ़ाने के बराबर है। हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी।
अबे विंडो नीचे कर। क्या हुआ सर? जल्दी खोल वरना ठोक डालूंगा। सर क्या हुआ? पैसा, सबको चाहिए पैसा। पैसा जितना ज्यादा उसे पाने की चाहत उतनी ही ज्यादा। बचपन से सुनते आए हैं कि पैसे पेड़ों पर नहीं उगते, पर हर कोई यह सपना देखता है कि काश वाकई पैसे पेड़ों पर उगते और वो पेड़ अपने होते। लोगों से ऐसे वादे करो जो उनके सपने हो, उनके सपने से भी परे हो। उन्हें कन्विंस करना होगा कि वो अपने इन्वेस्टमेंट का बीज बोकर वाकई पेड़ों पर पैसे उगाएंगे। हम अपने इस पहले इन्वेस्टर से 1 लाख लेंगे और इसे कहेंगे कि 1 साल के अंदर हम इसे 5 लाख लौटाएंगे। प्रिसाइसली। और हमारा ये पहला इन्वेस्टर ये होगा हमारा मैग्नेट। और हमारा पहला इन्वेस्टर अपने आगे 2 लोग लेकर आए और ये 2 लोग और 2 लोग। इस तरह से हमारे पास पूरा इन्वेस्टर्स का एक बगीचा होगा और ये सारे होंगे हमारे खुद के पैसों के पेड़। और हम उनसे कहेंगे कि हम उन्हें उनकी राय के लिए पेमेंट कर रहे हैं और ऑनलाइन 15 क्वेश्चंस का एक सर्वे भरो हर हफ्ते और इसके बदले में 1 साल बाद आपकी रकम 4 गुना हो जाएगी। पब्लिसिटी कुछ इस तरह से होनी चाहिए कि इंडिया के हर मेट्रोपॉलिटन और हर छोटे शहर के घर घर में इस स्कीम की चर्चा हो। और इस स्कीम को हम कहेंगे टॉक इंडिया। नाइस नेम, टॉक इंडिया। टॉक इंडिया। मेरे डैड हमेशा कहते थे कि कोई छोटा मोटा काम ही कर ले, लेकिन मुझे मालूम था मैं किसी बड़ी चीज के लिए बना हूं। सच कहूं तो मुझे लगा कि मेरा बेटा टाइम वेस्ट कर रहा है, अपनी लाइफ बर्बाद कर रहा है। मैंने अपने डैड से कहा था मैं कर दिखाऊंगा, और ये देखो मैंने कर दिखाया। मुझे अपने बेटे पर नाज है। और मुझे टॉक इंडियन होने पर नाज है। जिस बिजनेस को आप समझते नहीं हैं उसमें इन्वेस्ट ना करें। यह अनमोल नसीहत है इस सदी के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर वॉरेन बफेट की। पर कटु सत्य यह है कि लोग आए दिन शिकार होते हैं एक सपने का कि पैसे पेड़ों पर उग सकते हैं। अच्छे खासे समझदार लोग भी इस सपने के साए में अंधे बहरे गूंगे बन जाते हैं, कोई सवाल नहीं पूछ पाते और फ्रॉड आंखों के सामने होते हुए भी उसकी दस्तक नहीं सुन पाते। हेलो, सेक्टर नंबर 48 पुलिस थाना। हेलो, मैं सेक्टर 48 रोड से बोल रहा हूँ। मेरा नाम समीर काल रहा है। मुझे अभी भी तो पुलिस वालों ने लूट लिया है। क्या? पर समीर बेटा, तुम इस वक्त हो कहाँ? और ठीक तो होना बेटा। पापा जी, मैं सेक्टर 48 रोड पर हूँ। मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है पापा जी। ओ पुत्र, तू चिंता ना कर, बस हम लोग पहुंच गए। समीर कालरा? ये सर, मैंने आपको बुलाया था। क्या हुआ? सर, मैं बैंक से निकला था। मेरे बैग में काफी कैश और ज्वेलरी थी। मैं घर ही जा रहा था, लेकिन अचानक से एक बाइक मेरे कार के पास आके रुकी। सर, उन्होंने मेरी कार रोकी। मुझे लगा मैंने स्पीड लिमिट क्रॉस करी होगी, इसलिए मुझे रोक रहे होंगे। और फिर उन्होंने तो अबे विंडो नीचे कर। सर क्या हुआ? उन्होंने पुलिस की यूनिफॉर्म पहनी थी। डिट्टो आपके जैसे पहन रखी थी। पर सर, जो बाइक के पीछे था ना, जिसने मुझे गन दिखाई थी, सर वो सादे कपड़ों में था। बाइक का नंबर प्लेट नोट कर पाए थे? सर, जब वो लोग लूट के जा रहे थे तब मेरी नजर पड़ी थी, पर नंबर प्लेट ब्लैंक थी सर। समीर, पुत्र क्यों होया? पापा जी, पुलिस की यूनिफॉर्म पहने एक आदमी, शायद पुलिस वाला भी हो सकता है, उसने बैंक के निकाले पे ज्वेलरी कैश सब लूट लिया। मेरी कार कीज भी ले गया। बेटा, तू ठीक तो है ना? हाँ मम्मी जी, देख तो रही हूँ मैं ठीक हूँ। मुझे बस गुस्सा आ रहा है। समीर, क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हारा बैग एग्जैक्टली कहाँ पर रखा था और कैसे उन्होंने निकाला? सर आप देखिए। सर, मैं यहाँ बैठा था और बैग मैंने यहाँ रखा था। गाड़ी यहीं पे थी, बाइक यहाँ पे थी। वो यहाँ से उतर के आया, यहाँ से गन निकाली और मुझे पॉइंट किया। मैंने पूछा क्या हुआ, इतने में उसने ऐसे हाथ डाला और बैग निकाल लिया और 1 सेकंड में चला गया। सर, सब कुछ इतनी जल्दी में मुझे कुछ समझ नहीं आया सर। समीर, बैग कितना बड़ा था? सर, बैग
काफी बड़ा था सर। कैश कितना था? 8 लाख कैश और 2-3 लाख के जेवर थे। तुम सीधे बैंक से आ रहे थे? ये सर पीपल्स बैंक 32 सेक्टर में। सर मुझे लगता है कोई बैंक से ही पीछा कर रहा होगा। शायद बैंक पहुंचने के पहले से ही पीछा कर रहा हो, लेकिन इतनी देरी लुटेरे पुलिस यूनिफॉर्म में, वो भी दिन दहाड़े। पापा समीर ठीक तो है ना? नहीं बेटा, वो बहुत हिल गया है। पापा ये सब हमारी गलती है, सब हमारे कारण ही हुआ है। ये तुम क्या कह रही हो बेटा? दरअसल अविनाश ने ही समीर को कैश और ज्वेलरी निकालने के लिए कहा था। एक्चुअली हम लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने की सोच रहे थे। हाँ तो बेटा, इसमें तुम दोनों की गलती कहाँ से आ गई? अब देखो पुलिस लगी हुई है। पापा अविनाश और मैं शाम की फ्लाइट से ही चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं। आप प्लीज समीर से कहिएगा, उसे गिल्टी फील करने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें डेफिनेटली उसकी कोई गलती नहीं थी पापा। ठीक है बेटा। समीर, ऐसे खाना नहीं खाने से पैसे वापस तो नहीं आ जाएंगे ना? विनीत भैया मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है। मैंने निधि दीदी को लेट डाउन किया है, उनका इतना बड़ा नुकसान करा है। देख, निधि का फोन आया था। कभी कभी हो जाता है सब जिंदगी में। उसको भी पता है कि इसमें तेरा कोई फॉल्ट नहीं है। मैं तो ईमानदारी से बैंक से घर ही आ रहा था, मुझे क्या पता था कि ऐसे कोई लूट लेगा। एग्जैक्टली। तो अब चिल कर, टेंशन उन चोरों को लेने दे। एक बार पुलिस के हाथ में लगेंगे ना तो देखना। अविनाश, मैं जानती हूँ हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं, इतनी बड़ी रकम, लेकिन सच में अविनाश इसमें समीर की कोई गलती नहीं थी। ठीक है निधि, अब देखते हैं क्या किया जा सकता है। शायद वो प्रॉपर्टी नहीं खरीदेंगे और क्या। समीर कालरा बैंक में 11:30 बजे आए थे और आते साथ ही लॉकर सेक्शन में चले गए। समीर कालरा का आउट टाइम है 11:50, यानी कि लॉकर सेक्शन में उसको 20 मिनट लगे। ये नॉर्मल है सर? सर हो सकता है लुटेरे बैंक में पहले से मौजूद हो, शिकार तलाश कर रहे हो और निशाना समीर प्रसाद लिया हो। वैसे सीसीटीवी फुटेज है हमारे पास, अगर आपकी कोई हेल्प हो सके तो दिखा दूं। हम अभी देखना चाहेंगे। ये रहा समीर, ये जो भी एंटर हुआ है। इसके पास एयरबैग है। सर समीर को लॉकर के दरवाजे तक मैं लेकर गया था। सर इस फुटेज में ऐसा कोई भी नजर नहीं आ रहा जिसने समीर पर नजर रखी हो। थैंक यू मैनेजर। यू वेलकम। ठाकुर इस बात के पूरे चांस हैं कि समीर को लूटने वाले बैंक के बाहर ही उसका इंतजार कर रहे थे। सर क्या उन्हें मालूम होगा कि समीर इतनी बड़ी रकम कैरी कर रहा है? मुझे डाउट है कि ये बात उनको पता थी। सर मैं तो बैंक से बाहर आया, गाड़ी का दरवाज़ा खोला और उसमें बैग डाल दिया। और सर मैंने वहाँ से ड्राइव ऑफ किया। क्या तुम्हें ऐसा लगा, कुछ याद आ रहा है कि उन दोनों ने तुम्हें बैंक के अंदर जाते समय देखा? नो सर। तो तुमने लॉकर से सारा कैश और जेवर निकाल लिए? सर सब कुछ। सर एक्चुअली जॉइंट अकाउंट है, मेरी बड़ी दीदी निधि और मेरे नाम का, और मेरी बड़ी बहन अभी बैंगलोर में है। तो इस फरवरी उन्होंने मुझे बोला कि 8 लाख रुपए मैं उनके लॉकर में जमा करा दूं। ज्वेलरी भी उन्हीं की थी जो पहले से ही वहाँ थी। पूरा एक साथ विड्रॉ करने की कोई खास वजह? परसों मेरे जीजू अविनाश चौकसी का फोन आया था कि उन्हें कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, तो मैं लॉकर से कैश और जेवर निकाल लूँ, इसलिए मैंने निकाल लिए। और सर आपने तो सुना ही होगा, पुलिस वालों की यूनिफॉर्म में आम लोगों को लूटने के किस्से कितने बढ़ते जा रहे हैं। पर पुलिस यूनिफॉर्म वाले लुटेरे अब तक सिर्फ चेन वगैरह ही खींच रहे थे। किसी ने पहली बार इतना बड़ा हाथ मारा है। 8 लाख कैश और 2-3 लाख के जेवर। ये पुलिस की वर्दी में बड़े ढीठ लोग थे।
अबे विंडो नीचे कर। अविनाश पुत्र, बेटा जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई मैं कर दूंगा। पापा जी आप ये कैसी बात कर रहे हैं? जो कुछ भी हुआ है उसमें किसी की कोई गलती थोड़ी ना है। ऐसी चीजें तो लाइफ में होती रहती हैं। वो सब तो ठीक है जीजा जी, लेकिन अमाउंट बहुत बड़ा है, हमें बुरा लग रहा है। और इस सब के लिए सिर्फ मैं जिम्मेदार हूँ। स्टॉप इट समीर, तुम इस तरह से डिप्रेस्ड रहोगे, अपने आप को ब्लेम करते रहोगे तो मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लगेगा। आई नो लॉस बहुत बड़ा है और इस सब का दुख हम सबको है, पर तुम इसका पॉजिटिव साइड भी तो देखो। उन लोगों के पास गन थी, वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते थे। और फिर समीर, पैसे और जेवर के तुम्हारी लाइफ से बढ़कर हैं। अबे विंडो नीचे कर। सलाम साहब। सलाम साहब, वो समीर कंप्यूटर का काम करता है साहब। वो वेबसाइट होती है ना, उसी का डिज़ाइनिंग का काम करता है वो। और उसका बड़ा भाई विनीत नाम है उसका, गारमेंट की फैक्ट्री है। और साहब वो समीर वही काम करता है और बड़े भाई का हाथ बढ़ाता है। चोरियों से कोई खबर? कोई चोरी के जेवर बेचने आया था? नहीं साहब, अभी तक ऐसा कोई खबर नहीं है। और कैश 8 लाख रुपए किसी बार में या कहीं और से कुछ सुनाओ? नहीं सर, ऐसी खबर बहुत स्लो बाहर आती है, पर मैंने सर लुधियाना, जालंधर, अमृतसर वहाँ के माहिर खबरियों को ये खबर पहुँचा दी है। जल्दी पता चल जाएगा। ठीक है, ये ले चल। थैंक यू सर। सर एक ज़रूरी बात शायद आपके काम की हो। हाँ बोल। साहब वो समीर है ना, जो कि चर्सी के अड्डे पर उसका खाता है सर। पिछले 6 महीने से गांजा, चरस, अफीम टाइम टू टाइम ले रहा है वो। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मुझे जो लगता है समीर ने बताया कि बैग ऐसे निकाली गई। अब कोई भी प्रोफेशनल लुटेरे ऐसा क्यों करेंगे? मतलब फर्ज कीजिए कि हम दोनों ने देखा कि जब समीर बैंक से निकला है तो उसने बैग कार में कहाँ रखी है। अब समीर ये कहता है कि लुटेरे ड्राइवर सीट की तरफ आए। अब मेरे हाथ में गन है तो मैं क्या करूंगा? ए लड़के चल बैग इधर ला। करेक्ट करेक्ट। सपोज मैं नहीं बोल पाया, लेकिन समीर ने उन्हें रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? उसकी नाक के नीचे से इतना बड़ा बैग निकाला गया। ये कोई खुले रुपए नहीं थे, ये 8 लाख का कैश और 2-3 लाख के जेवर थे। ऑफिसर ये भी तो हो सकता है कि समीर डर गया। श्योर इंस्पेक्टर, आई डोंट डिनाई दैट। मेरी समझ में ये नहीं आता है कि जब हमें पता है कि बैग कार में कहाँ रखा है तो फिर हम ड्राइवर की तरफ से क्यों आएंगे? मान लो आ भी गए तो आधा चक्कर घूमकर दूसरी तरफ से बैग आसानी से निकाला जा सकता है। ऐसे गन भी है हाथ में, तो फिर ऐसे पूरा हाथ डालकर ड्राइवर की तरफ से बैग क्यों निकालेंगे? ये भी हो सकता है कि उन दोनों को शायद पहले से पता हो कि समीर कोई हल्ला नहीं करेगा। आपके कहने का मतलब यह है कि समीर झूठ बोल रहा है? मुझे तो स्ट्रांगली ऐसा ही लगता है। अब इस खिड़की को देखिए, समीर ने अपनी स्टेटमेंट में ये कहा कि लुटेरों ने खिड़की पर गन मारकर रोकने का इशारा किया। अबे विंडो नीचे कर। अब गन कितनी हैवी होती है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, यू नो इट बेटर। गन का निचला हिस्सा सबसे हैवी होता है, अगर उससे खिड़की पर खटखटाया होता तो फिर गहरे निशान पड़ते। लेकिन यहाँ पर जो आपको दिख रहे हैं ये महज स्क्रैचेस हैं जो किसी पिन या फिर कार की से बनाए गए हैं। सर समीर कालरा मिसिंग है। क्या? सर समीर के फादर का फोन आया था। समीर कालरा कल रात से मिसिंग है और अपने फोन्स भी नहीं उठा रहा है। मनीष, यहाँ दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन एक ऐसे मकाम पर आ पहुंची थी जहां उन्हें लग रहा था कि दाल में जरूर कुछ काला है। पूरी संभावना थी कि समीर की ये चोरी वाली बात झूठी थी। उसके बाद 2 खबरें आई, एक ये कि समीर ड्रग एडिक्ट था और दूसरी ये कि समीर घर से गायब हो गया था। पुलिस का शक अब यकीन में बदलने की कगार पर था। इंस्पेक्टर साहब, कल रात भी समीर ने खाना नहीं खाया और सुबह जब मैं उसके कमरे में नाश्ता लेकर गई तब तक वो जा चुका था, बैग और मोबाइल के समेत। फोन पर फोन किए जा रहे हैं लेकिन वो फोन ही नहीं उठा रहा है। समीर इस चोरी को लेकर बहुत डाउन था इंस्पेक्टर। नहीं विनीत, हमें लगता है ये चोरी हुई नहीं। क्या मतलब? काला साहब, आपका बेटा ड्रग्स ले रहा है, पक्की खबर। ये आप क्या कह रहे हैं सर? समीर मेरी फैक्ट्री में काम करता है, वेबसाइट डिजाइन करता है, गारमेंट डिजाइन करता है। कोई ड्रग्स लेने वाला शख्स ये सब कर सकता है क्या?
समीर का सेल फोन ऑन है, लोकेशन दिल्ली ट्रैक हुआ है। दिल्ली? जी हाँ, दिल्ली। इंस्पेक्टर साहब, मेरा बच्चा जरूर किसी तकलीफ में होगा। इंस्पेक्टर साहब, मेरा भाई बहुत ही सिंपल लड़का है। मनीष, दिल्ली पुलिस को अलर्ट करो और उसके सेल फोन को रियल टाइम ट्रैकिंग पर डाल दो। सर। ड्रग्स ले रहा था और हमें भनक तक नहीं थी। पापा जी, मेरे लिए तो ये बहुत ही शॉकिंग है। मैं तो सोच भी नहीं सकता था, अपना समीर और ड्रग्स। और फिर चोरी वाली स्टोरी भी बनाई। वो पैसे गए कहाँ होंगे? 2-4 दिन पहले ही तो मेरी बात हुई थी समीर से, तब तो बड़ा ही नॉर्मल लग रहा था फोन पर। शो जीजू, अब बताइए कब चाहिए आपको? परसों तक निकलवा ले लोकर से, फिर परसों शाम को मैं और तेरी दीदी पहुंच जाएंगे चंडीगढ़। वो पापा जी को फोटोज भी दिखाने। कौन सी फोटो जीजू? अरे वही जो प्रॉपर्टी लेने की हम सोच रहे हैं ना, उसी की फोटोज। ओके, तो फिर मैं कैश और जेवर लॉकर से निकलवा के रखवा दूंगा। चल फिर मिलते हैं परसों। ओके। पापा, समीर मिल गया। समीर मिल गया? कहाँ? दिल्ली में। कुछ बोला? ठीक तो है वो, और इस तरह वो भाग क्यों गया था? वो सब तो नहीं पता पापा, लेकिन उसे चंडीगढ़ लेके आ रहे हैं। क्या हो गया है मेरे बच्चे को? किसकी नजर लग गई है? सर, ये रहा समीर कालरा। समीर, कहाँ था तू? और ये सब क्या हो गया? कैसे हुआ समीर? देखो समीर, हम ये जान गए हैं कि चोरी वाली तुम्हारी कहानी झूठी है और तुम्हारी कार पर जो स्क्रैचेस हैं वो तुम ही ने बनाए थे। समीर, अब जल्दी से सच सच बता दो कि माजरा क्या है। मैंने आप सबसे झूठ बोला था। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो फिर क्या हुआ था समीर? जल्दी बताओ, आखिर ये सब ड्रामा क्यों किया तुमने? उस दिन मैं बैंक गया, लेकिन लॉकर में कोई पैसे या जेवर थे ही नहीं। नहीं थे? क्या मतलब? गए कहाँ वो पैसे? तुम बैंक से खाली हाथ लौटे, तो फिर वो पैसे और जेवर गए कहाँ? और चोरी वाली झूठी कहानी क्यों सुनाई तुमने? पैसे पेड़ पर नहीं उगते, ये एक सरल सी हकीकत है। लेकिन एक कॉन गेम को पहचानना, एक फ्रॉड को पहचानना, ये उतना सरल नहीं होता। फ्रॉड करने वाले चीटर्स अपनी चाल बड़ी चालाकी से चलते हैं, अपने जाल को बहुत दूर तक फैलाते हैं और फिर अपने फ्रॉड को लोगों को इतने मीठे तरीके से बेचते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि उन्हें फंसाया जा रहा है। सार्थक, ये सार्थक मेहता है, ये हमारी कंपनी का ऑपरेशन सेट करेंगे। हेलो एवरीबॉडी। हाय। हाय। सार्थक हमारी कंपनी के सीईओ होंगे। Guys, let me introduce to this lovely lady Manpreet Ahluwalia. हेलो हेलो एवरीबॉडी। Hello. She is Singapore based. मेरी हर स्कीम में इन्होंने मेरा साथ दिया है। हम दोनों बहुत क्लोजली काम करते हैं। प्लीज मनप्रीत, हम कंपनी को टॉक इंडिया बुलाएंगे।
लेकिन पैसा कंपनी के अकाउंट में कभी नहीं आया। कंपनी का एड्रेस सिंगापुर में होगा। लोगों का सारा पैसा उस अकाउंट में जमा होगा जो मुंबई बेस्ड होगा, जिसे सार्थक मेहता हैंडल करेंगे। मेरा कमीशन काट लेने के बाद मैं बाकी का सारा पैसा मनप्रीत आलूवालिया के सिंगापुर वाले अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। मैं अपना कमीशन काट के अमाउंट मिस्टर हरीश जुगल के UAE के अकाउंट में ट्रांसफर करूंगी। हमने वर्जिन आइलैंड्स में एक अकाउंट खोला है, सारा का सारा पैसा वही रूट किया जाएगा। हमारा पैसा कभी भी कहीं भी कोई सुराग नहीं छोड़ेगा, सारा पैसा ऑफशोर होगा, ऐसे देशों में जहां टैक्सेस लागू नहीं होते हैं। ये एक ऑनलाइन ऑपरेशन होगा। हमारी इंडिविजुअल कंपनीज टॉक इंडिया के साथ अलाइन नहीं होंगी। हमारे पास जो भी चेक्स आएंगे वो अलग अलग कंपनीज के नाम पर होंगे। अब हम शुरुआत करेंगे एक ऐसे सपने को बेचने की जो हर इंसान देखता है कि काश पैसे पेड़ों पर होते। दीदी और जीजू ने जो पैसे मुझे लॉकर में रखने के लिए दिए थे, मुझे लगा वो पैसे लॉकर में पड़े पड़े डेड हो जाएंगे। मैं उन पैसों से और बहुत सारे पैसे बनाना चाहता था, तो मैंने वो पैसे इस्तेमाल कर लिए। तुमने वो पैसे कहाँ इस्तेमाल किए समीर? इंस्पेक्टर तुमसे कुछ पूछ रहे हैं समीर। कहाँ गए वो पैसे? खर्च किए ड्रग्स पर इतने सारे? मैंने वो पैसे टॉक इंडिया के सर्वे में डाल दिए। ये टॉक इंडिया वाला स्कैम 6 महीने पहले एक्सपोज हुआ था ना? हाँ, मैंने सोचा 8 लाख डालूंगा और उनके प्रॉमिस के हिसाब से 1 साल बाद 8 का 4 गुना यानी 32 लाख मिलेगा। कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की तूने समीर। इतना पढ़ा लिखा है तू, इतना भी नहीं सोचा कोई 400% रिटर्न कैसे दे सकता है? 400% रिटर्न 1 साल। अब आप लोग पूछेंगे कि ये कैसे मुमकिन है? हाउ इज दैट पॉसिबल? आई विल एक्सप्लेन इट। ये बहुत ही साइंटिफिकली सोचा गया बिजनेस मॉडल है। इस मॉडल के तहत मैं 10,000 रुपए खर्च करके टॉक इंडिया की ऑनलाइन मैगजीन को सब्सक्राइब करता हूं और उसके बाद हर हफ्ते 15 सवाल वाला एक सर्वे आंसर करता हूं। अब आप पूछेंगे कि ये सर्वे किसके लिए है? मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए, जो कि करोड़ों रुपए खर्च करती हैं इस तरह के सर्वेस करवाने के लिए। रिसर्च एजेंसीज अपॉइंट करती हैं, लेकिन मैं ये सर्वे आपसे यानी कि कॉमन सिटीजन से करवाता हूं और इसके लिए मैं कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई ओवरहेड कॉस्ट बेयर नहीं कर रहा। सिंपल ऑनलाइन सर्वे, कंप्लीटली कॉस्ट इफेक्टिव। हर हफ्ते थर्सडे को आपके ईमेल इनबॉक्स में ये 15 सवाल वाला सर्वे फॉर्म भेजा जाएगा जिसे आपको फिल करना है। सिर्फ अपने ओपिनियंस देने और आप हर हफ्ते कमा पाएंगे 1,000 रुपये। 1 हफ्ते में 1,000 रुपये, 1 महीने में 4,000 रुपये और 3 महीने में 12,000। यानी 3 महीने में मेरा 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट मुझे 12,000 रुपये कमा कर देता है। 2,000 रुपये जाए। हम लोग आपको इतने सारे रिटर्न्स क्यों दे रहे हैं? विश्वास कीजिए, हम लोग बहुत सारे पैसे बना रहे हैं और उन बहुत सारे पैसों में से छोटा सा हिस्सा अपने प्रॉफिट्स का आपके साथ शेयर करते हैं। आप में से अगर कोई भी टॉक इंडिया का मेंबर बनता है तो वो इन रिटर्न हमारे लिए और नए टॉक इंडियन मेंबर्स बनाता है, हमारे बिजनेस को, हमारे इन्वेस्टमेंट को बढ़ाता है। आप लोग जब भी कोई नया मेंबर टॉक इंडिया फैमिली में लाते हैं तो आपको इन रिटर्न बोनस मिलता है। हम लोग पिछले 6 महीनों से इस बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं और दिन ब दिन हमारा बिजनेस नई ऊंचाइयां छू रहा है, हमारे मेंबर्स बढ़ रहे हैं। अब एक सवाल मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, अगर हमारा ये बिजनेस बोगस होता या झूठा होता, क्या इसमें से कुछ भी पॉसिबल हो पाता? बोलिए। हाय, मिस्टर हार्दिक शर्मा इज अ यंग मैन फ्रॉम न्यू दिल्ली और ये हमारी टॉक इंडिया की एक टीम के लीडर हैं। यू नो, जब मैंने पहली बार इस स्कीम के बारे में सुना तो मुझे लगा कि ये स्कीम पक्का बहुत बड़ा कोई स्कैम है, बोगस है, फ्रॉड है। I mean, मैं तो इसमें कभी पढ़ूंगा ही नहीं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर ये लोग फ्रॉड हैं, झूठे हैं, तो कैसे ये लोग अपनी कंपनी को और इस स्कीम को खुलेआम इतने ओपनली प्रमोट कर रहे हैं। इसीलिए मैंने सोचा
कि मैं 10,000 इनकी कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा और फिर जैसा कि मिस्टर वर्मा ने कहा मुझे मेरे पैसे वापस मिल गए। और इतना ही नहीं, मैंने अपने एक दोस्त को टॉक इंडिया का मेंबर बनाया, फिर उसके भाई को, फिर उसके भाई के दोस्तों को, और आज मेरे अंडर 35 टॉक इंडियन मेंबर्स हैं एंड वी आर गोइंग रियली वेरी स्ट्रॉन्ग। और हम सबकी अर्निंग्स भी बहुत हाई है। थैंक यू टॉक इंडिया। टॉक इंडिया इंडिया के हर बिजनेस प्लान को बदल के रख देगा। इससे हर इंडियन को फायदा होगा। टॉक इंडिया इंडिया का फ्यूचर है। द पाइप पाइपर इफेक्ट। जब एक आदमी ये कहता है कि उसे इस स्कीम में इतने इतने पैसे मिले, वो माला माल हो गया, तो दूसरों को लगता है कि इस स्कीम में जरूर कोई सोने की खान है। अगर इसका हो गया है तो हमारा भी हो जाएगा। तुम लोग इंडिपेंडेंटली काम करोगे, अपनी तकदीर खुद लिखोगे और तुम्हारी मेहनत से नए बिजनेस मॉडल्स डेवलप होंगे। लेकिन सर, इस सर्वे में हमारे आंसर्स करेक्ट होना क्या जरूरी है? मैथ्स का पेपर नहीं है ये, आपको बस अपनी राय देनी है, दैट्स इट। फॉर एग्जाम्पल, आपको फलाने साबुन के बारे में क्या लगता है? I mean, आपको क्वालिटी कैसी लगती है, या मार्केट में अच्छी है, या इम्प्रूवमेंट की कोई चांसेस है, वगैरह वगैरह, दैट्स इट। लेकिन अगर मैंने वो सोप कभी यूज़ ही नहीं किया हो तो मैं सर्वे का आंसर कैसे दूंगा? I mean, मुझे वो सोप एक्चुअली में मार्केट से खरीद कर उसे यूज़ करना होगा, उसके बाद मैं अपनी राय दे सकता हूँ। वेरी गुड क्वेश्चन नितिन, पर इस सवाल का जवाब है नो। आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है, राइट? सिर्फ थोड़ा कॉमन सेंस और इंटेलिजेंस यूज कीजिए। और ये सब करने के हमें हर हफ्ते 1,000 रुपए मिलेंगे। करेक्ट। That's pretty cool यार। लेकिन कैच क्या है सर? कुछ ना कुछ तो रिस्क होगा इन सबका, और कंपनी का इतना बड़ा दिल नहीं हो सकता। बड़ा दिल बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन कंपनी का एक विजन है। ये विजन कि हर इंडियन को हक है कि वो अपना खुद का कुछ करे और कमाए। क्या आप लोग कमाना नहीं चाहोगे? राइट, सो गो फॉर इट गाइस। मैंने भी सुना है टॉक इंडिया के बारे में। सुना है और खाली बैठा है। अब ये लोग पैसे छाप रहे हैं पूरे इंडिया में टॉक इंडिया के थ्रू, मैं भी छाप रहा हूँ। और तू ये अभी तक मैंने सुना है उसी लेवल पे लूजर। क्या बात कर रहा है यार? मतलब तूने एक्चुअली इसमें पैसे डाले हैं? डूड, आज से 6 महीने पहले मैंने 40,000 डाले थे। 3 महीने बाद मुझे 48,000 मिल गए। अब तो खुद ही सोच ले। 3 महीने का मतलब 20%? साइंटिफिक फार्मूला क्रैक किया इन लोगों ने। बस पैसा पैसे की खाद बन गया है। पैसा डालो, पैसे के पेड़ उगाओ, पैसे वापस, फिर पैसा डालो। तो तूने अब कितने डाले हैं? देख यार, अभी मैंने करीबन 10 ईमेल आईडी बनाकर 1 लाख रुपए डाले हैं। साल भर तक भूल जाऊंगा कोई पैसा लगाया भी, टच तक नहीं करूंगा। बस नोट ही नोट आते रहेंगे। ओ तेरी, मतलब 1 साल बाद 5 लाख? 1 का 5? सॉलिड कंपनी है यार। सालों की रिसर्च और प्लानिंग के बाद कोड क्रैक मारा सालों ने। फुल प्रूफ है यार। मुझे पैसे लगाने यार। मैंने कई ईमेल आईडीज खोली और दीदी का सारा पैसा टॉक इंडिया में लगा दिया। और टॉक इंडिया का स्कैम 2011 में बाहर आया, कंपनी बंद हो गई, ऐसा ही कुछ है ना? हाँ सर, इस कंपनी के खिलाफ हमारे पास भी कई कंप्लेंट्स आई थी। ये टॉक इंडिया का 5वां ऑफिस है मुंबई के अंधेरी इलाके में, और फैक्ट ये है कि यहाँ कोई भी ऑफिस नहीं है। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट ने टॉक इंडिया के प्रमोटर और बोर्ड के साथ बात करने की कई कोशिशें की, पर वो कमेंट्स देने से इनकार कर रहे हैं। हम दर्शकों को ये बता देना चाहते हैं कि इस वक्त देश भर में सैकड़ों लोग हैं, हर राज्य से, शहर और कस्बे से, जो टॉक इंडिया के खिलाफ कंप्लेंट्स फाइल कर रहे हैं नॉन पेमेंट्स के लिए। ये वेंचर शुरू हुआ था मल्टी लेवल मार्केटिंग फर्म के तौर पर अब बस एक सीरियस फ्रॉड बनकर रह गया है। EOW, इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने इस केस को अपने अंडर ले लिया है और इस कंपनी को इन्वेस्टिगेट कर रही है।
सर मैंने उन सभी कंपनीज के साथ चेक किया है जो इस सर्वे में मेंशन है। सभी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं और सभी ने टोटली डिनाई किया है कि कभी उन्होंने टॉक इंडिया को इस काम के लिए अप्रूवल दिया। वाह, पहले ही बॉल पे क्लीन फ्रॉड। सर पॉन्जी स्कीम है। एक साल में 400% रिटर्न ऑफर कर रहे थे ये लोग। अगर ऐसा होता तो इस देश का हर बैंक बैंकरप्ट हो जाता। सर मेरी वाइफ ने भी इस स्कीम में पैसे इन्वेस्ट किए थे और मुझे बताया भी नहीं। सर एक्चुअली जो लोग ऑनलाइन टाइम ज़्यादा स्पेंड करते हैं, जैसे कि दोपहर में फ्री हाउसवाइफ्स, स्टूडेंट्स, यंगस्टर्स, इनकी तादाद ज़्यादा इस फ्रॉड के विक्टिम्स में। सर सारे के सारे प्रमोटर्स ओवरनाइट फरार हो गए, लेकिन सुना है उनका सीईओ सार्थक मेहता अभी भी मुंबई में है। बाकी सब के सब आउट ऑफ इंडिया जाके अपने बिलों में छुप गए। इस सार्थक मेहता के लिए रेड अलर्ट इशू करवा दो। किसी भी बिल में छुपा बैठा हो, हम ढूंढ निकालेंगे उसे। लॉगिन नहीं हो रहा यार। यार मैंने भी कई दफ़ा ट्राई किया है। पहले सोचा कि सर्वर डाउन होगा, बाद में पता चला कि वेबसाइट ही ब्लॉक्ड है। यार किसी हैकर का काम होगा। कोई राइवल कंपनी होगी जो इसी स्पेस में घुसना चाहती होगी, पर ये लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। पर टॉक इंडिया और रॉक्स में अपनी वेबसाइट जल्दी चालू हो जाएगी और अपने पैसे आसानी से आते रहेंगे। बस हो सकता है 2-3 दिन और लग जाए, दैट्स इट। नहीं यार, मेरी वाट लग जाएगी, मेरे पैसे अटके हुए यार, सब चले जाएंगे। यार तू अकेला थोड़ी है यार, मेरे भी पैसे लगे हुए हैं, हजारों लोग और हैं जिनके पैसे लगे हुए हैं, और पैसे ऐसे नहीं चले जाते किसी के। तू नहीं समझेगा यार, पैसे गए। सुमित, अबे लॉगिन कर। कंपनी का डायरेक्टर हरीश दुग्गल का वीडियो अपलोड हुआ है। टॉक इंडियंस सैल्यूट। सबसे पहले मैं ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हमारे लिए हर टॉक इंडियन एक बहुत ही वैल्यूएबल एसेट है। आप सब लोग इस कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, पार्टनर्स हैं, और आपकी ये कंपनी फ्रॉड नहीं है। नो, इट इज ए लेजिटिमेट ग्रोइंग एम्पायर। हम एक हिस्ट्री क्रिएट करने जा रहे हैं, और जो लोग क्रिएट नहीं कर पाते हैं नेचुरली वो सिर्फ किनारे पर खड़े होकर जलते हैं। हमारे खिलाफ एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी रची गई। देश की अथॉरिटीज के सामने एक गलत तस्वीर पेश की गई है। हमारे बिजनेस मॉडल को स्टडी किए बिना हमारे खिलाफ गैर कानूनी एक्शन लिया गया है। हमारे अकाउंट्स फ्रीज किए गए हैं। इसीलिए हम फ्यूचर ऑपरेशंस चला नहीं पा रहे हैं। लेकिन ये बहुत ही छोटा सा माइनर सा हर्डल है जिसे हम जरूर क्रॉस करेंगे। आप लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों के इन्वेस्टमेंट्स बिल्कुल सेफ है हमारे पास। कोई कहीं भागा नहीं जा रहा है। टॉक इंडिया एक फॉर एवर प्रॉपर्टी है जिसके बारे में जनरेशंस तक टॉक्स होती रहेंगी। आप लोग प्लीज पेशेंस रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए, मुझ पर भरोसा रखिए। बहुत जल्द आपके चेक्स वापस आने शुरू हो जाएंगे। सैल्यूट टॉक इंडिया। टॉक इंडिया वालों ने लाखों हिंदुस्तानियों को धोखा दिया, और तुमने अपनी सगी बहन को धोखा दिया। इनका इतना सारा पैसा एक फ्रॉड स्कीम में लगा दिया। अरे इन्होंने वो पैसा पूरे भरोसे के साथ तुम्हें दिया था बैंक के लॉकर में रखने के लिए, और ऊपर से हम पुलिस वालों को एक झूठी कहानी सुनाकर खूब दौड़ाया। सच कहूं समीर, मन तो कर रहा है कि अभी के अभी एक तगड़ी सी चार्जशीट बनाऊं तुम्हारे खिलाफ और सीधे जेल में भिजवा दूं। पर मैं समझ सकता हूं कि तुम खुद एक विक्टिम हो। तब संभालिए इसे। पापा, हम लोग कल की फ्लाइट से बैंगलोर वापस जा रहे हैं। अविनाश जीजू, अब तो हम सब जानते हैं कि आपके पैसे समीर की नादानी और बेवकूफ़ी के कारण बर्बाद हुए, लेकिन हम ये पैसे लौटाने की पूरी कोशिश करेंगे। विनीत, तुम
इस बात को लेकर ज़्यादा स्ट्रेस मत लो। समीर बच्चा ही तो है, हो गई गलती, फिसल गया। समीर को डिप्रेशन से निकालना ज़रूरी है और उसकी ड्रग्स बंद करानी होगी। पापा जी, भैया, इस वक्त ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। 8 लाख डुबो दिए बेवकूफ ने। एक बार किसी से पूछ तो लिया होता। इतना बड़ा झूठ देख नहीं सका। ट्रस्ट मी ऑफिसर, मुझे सच में नहीं पता कि हरीश दुग्गल, सुभाष रंजन और राकेश वर्मा कहाँ पर है। और मनप्रीत अहलूवालिया? सिंगापुर। आई मीन कि वो सिंगापुर बेस्ड है ना, तो वहीं पर होनी चाहिए। और ऑफिसर्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं उस कंपनी का सिर्फ एक एम्प्लॉय था। अच्छा, तो तुम सिंगापुर ऑफिस के लिए यहाँ बैठ के पैसे कलेक्ट करते थे? जी हाँ, बट मुझे फ्रॉड के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अच्छा, 400% रिटर्न के झूठे सपने, झूठे झूठे अनऑथराइज्ड सर्विस, इनके बारे में तुम्हें पता नहीं था? एमबीए किया है तुमने, 6 कंपनीज में मैनेजमेंट की पोस्ट पे रह चुके हो और इतना बड़ा फ्रॉड होने वाला पता नहीं था तुम्हें इसका? तुमने समझ क्या रखा हमें? तुम्हारा कोई बेवकूफ टॉक इंडियन? ट्रस्ट मी ऑफिसर, मुझे मालूम नहीं था कि सर्विस फेक है और मुझे सच में यही लगा था कि हमारा मल्टीनेशनल कंपनी के साथ टाई अप है और उन्होंने हमें कमीशन किया था सर्विस के लिए। समीर, दरवाजा। पापा जी, मम्मी जी, भैया, दीदी और जीजू, मैं जितनी भी ट्राई करूं वो शर्म वाली फीलिंग नहीं चाहती। मुझे ऐसे नहीं जीना है। मैंने जो किया उसके लिए फिर से सॉरी, मेरी लास्ट सॉरी। बाय। एक नौजवान सबसे पहले किसी और के पैसे एक ऐसी स्कीम में डालता है जो 1 साल में 400% रिटर्न्स का वादा करती है। पैसे डूब गए और उसके बाद इस युवक ने एक चोरी का झूठा ड्रामा किया। उसका भी पर्दाफाश हुआ और शर्म के मारे इस आदमी ने आत्महत्या कर ली। एक दुखद घटना, एक शॉकिंग हादसा। टॉक इंडिया अपने किस्म का कोई पहला फ्रॉड नहीं है और डेफिनेटली आखिरी भी नहीं है। फ्रॉड करने वाले उन लोगों के भोलेपन का फायदा उठाते हैं जो उनकी वाहियात स्कीम्स को सच मान लेते हैं। अक्सर पढ़े लिखे सेंसिबल लोग भी ऐसी स्कीम्स का शिकार हो जाते हैं क्योंकि पैसों के पेड़ का ख्वाब हर इंसान देखता है। इन फ्रॉड कंपनीज की मोडस ऑपरेंडी अक्सर एक जैसी होती है। इन्वेस्टर्स की पहली फसल को उनके काम के पैसे दो, नए मेंबर्स दाखिल करवाने का बोनस दो और फिर इन्वेस्टर्स की दूसरी फसल को लूट लो। होता यह है कि सेकेंड राउंड इन्वेस्टर देखता है कि पहले वाले ने काफी पैसे कमाए और लालच में आकर वो ढेर सारे पैसे लगाता है। देश भर से जब करोड़ों रुपए इन कंपनीज के पास आ जाते हैं तो ये फ्रॉड कंपनीज रातों रात उन पैसों को लेकर उड़न छू हो जाती है। झूठी कंपनीज, जाली एड्रेसेस, फ्रॉड फ्रंट ऑफिसेस और देश के बाहर से ऑपरेशंस, फाइनेंशियल फ्रॉड्स की कमर तोड़ना अक्सर सबसे ज्यादा मुश्किल होता है और सबसे दयनीय सिचुएशन होती है इन्वेस्टर्स के पैसों की रिकवरी, और खासकर तब जब इन्वेस्टर एक आम आदमी होता है। अब टॉक इंडिया को ही लीजिए, हजारों की तादाद में लोगों ने लाखों रुपए इन्वेस्ट किए। नौजवानों ने अपनी नौकरियां छोड़ दी इस काम को फुल टाइम करने के लिए। पूरे जोश के साथ उन्होंने अपने करीबी लोगों को मेंबर्स बनाया
टीम लीडर्स बन गए और उस पैसे के पेड़ को सच मानने लगे। हैरानी की बात यह है कि किसी को यह नहीं लगा कि हर हफ्ते साबुन, शैम्पू और कोलास के बारे में 15 सवालों के जवाब देने के बदले कोई कंपनी 400% रिटर्न कैसे दे सकती है। और इतनी रिडिकुलस और वाहियात स्कीम 1.5 साल तक आखिर चल कैसे गई। 1 2 का 4, 4 2 का 1। ये कोई गणित नहीं है, जादू नहीं है, लॉजिक नहीं है। अगर ये कुछ है तो ये है फ्रॉड, सिर्फ फ्रॉड। आम आदमी के लिए पैसा कमाने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है ईमानदारी से मेहनत का रास्ता। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।